वेलकम टू यूनिमॉम्स। माय नेम इज़ हिबानाज एंड आई एम योर सोशियोलॉजी एजुकेटर। आज मैं आपके लिए फिर से एक वीडियो लेकर आई हूँ जिसमें हम PYQs डिस्कस करने वाले हैं। PYQs सोशियोलॉजी 2022, ठीक 23 CUET 2023 का एग्जाम होने वाला है। कुछ स्टूडेंट्स को अपना डेट ऑफ एग्जामिनेशन भी पता चल गया है। 26 आई गेस या 29 ऑफ मई में सोशियोलॉजी का शिफ्ट रखा गया है। तो ऑल द बेस्ट टू यू। और ये मैं एक पेपर लेकर आई हूँ, फिर से आपके साथ डिस्कस करूँगी। आप ये पूरा वीडियो देखना, स्किप नहीं करना, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो। ये पेपर मैं सॉल्व करूँगी तो आप देखना आपकी कितनी प्रिपरेशन है, आप इसमें से कितना सॉल्व कर पा रहे हो। मेरे साथ साथ आप भी अपने आंसर्स कमेंट में दे सकते हो, उससे आइडिया हो जाएगा कि आपकी भी कितनी प्रिपरेशन है और आपको कितनी और ज़रूरत है अपने सिलेबस में जाकर उसकी तैयारी करने की। और अभी आपके पास टाइम है, 8 से 10 दिन है, तो बहुत अच्छे से तैयारी हो भी सकती है। चलो क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 में हमसे क्या पूछा जा रहा है? लाइफ एक्सपेक्टेंसी रेफर्स टू, लाइफ एक्सपेक्टेंसी क्या होगा? द एस्टिमेट नंबर ऑफ ईयर्स दैट एन एवरेज पर्सन इज एक्सपेक्टेड टू सर्वाइव, है ना, एक्सपेक्टेड टू सर्वाइव। तो आंसर इज ए। क्वेश्चन नंबर 2 में देखिए, क्वेश्चन नंबर 2 में हमसे क्या पूछा जा रहा है? A situation where a large cohort of women of reproductive age will fuel population growth over the next generation, even if each woman has fewer children than previous generation, that is called, क्या होगा आपके अकॉर्डिंग? जल्दी से आंसर करिए। मेरे अकॉर्डिंग तो ये है और NCERT के अकॉर्डिंग भी टोटल फर्टिलिटी रेट है। नेक्स्ट देखिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3 हमसे क्या पूछा जा रहा है? द टाइप ऑफ डेमोग्राफी दैट इंक्वायर्स इनटू द वाइडर कॉजेज एंड कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ सोशल स्ट्रक्चर्स एंड प्रोसेसेस। तो ये डेमोग्राफी के चैप्टर में दिया हुआ है। डेमोग्राफी हमारा 2 तरह का होता है, फॉर्मल डेमोग्राफी और सोशल डेमोग्राफी। फॉर्मल डेमोग्राफी में हम नंबर्स की, स्टैटिस्टिक्स की बात करते हैं, और सोशल डेमोग्राफी में हम कॉज एंड कॉजेज की बात करते हैं। तो हमारा आंसर सोशल डेमोग्राफी होगा। ठीक, होप आपके भी आंसर्स अच्छे से चल रहे होंगे। आप कमेंट में करो, पता चलेगा, है ना। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 4, फेमाइन्स एंड डिजीज आर नेचर्स वे ऑफ डीलिंग विद द इम्बैलेंस ऑफ फूड सप्लाई विद इंक्रीज इन पॉपुलेशन। ये हमने माल्थस थियरी में पढ़ा है। माल्थस थियरी में क्या पढ़ा था? इम्बैलेंस बिटवीन द पॉपुलेशन एंड फूड सप्लाई, और उसके बीच में हंगर और पॉवर्टी इंक्रीज होता है, जिसको कंट्रोल करा जाता है 2 चेक्स से, पॉजिटिव चेक्स और प्रिवेंटिव चेक्स। पॉजिटिव नेचुरल्स होते हैं और प्रिवेंटिव मैन मेड होते हैं। पॉजिटिव तो यहाँ फेमाइन्स नेचुरल है, तो हमारा पॉजिटिव चेक। ठीक, क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 में हमसे क्या पूछा जा रहा है? सेक्स रेशियो पूछा जा रहा है। हम सबको पता है सेक्स रेशियो हम कैसे काउंट करते हैं? नंबर ऑफ फीमेल्स पर 1000 मेल, नंबर ऑफ फीमेल्स पर 1000 मेल्स। कहाँ पर है? नंबर ऑफ फीमेल्स पर 1000 मेल्स। तो आंसर हमारा सी है। ठीक, क्वेश्चन नंबर 6 देखिए। क्वेश्चन नंबर 6 में हमसे क्या पूछा जा रहा है? ए जाटर्स। अब हमें ये मैच द कॉलम दिया है, लिस्ट 1 को लिस्ट 2 से मैच करना है। मुल्तानी लोहार्स कौन होते हैं? एक मुस्लिम कम्युनिटी होती है, तो बी आ गया। ठीक, खासी हमारा मेघालय का है, वोकालिगाज हमारा कर्नाटका से है, और जाटर्स हमारे उत्तर प्रदेश से हैं। तो कॉम्बिनेशन देख लेना आप, इसमें कौन सा बन रहा है? ए हमारा कहाँ जा रहा है? 4, A4 जा रहा है, बी हमारा 1, A4 B1 C3, सी हमारा खासीज मेघालय में है, C2, A4 B1 C2 D3। तो आंसर हमारा क्या होगा? बी ऑप्शन होगा। ठीक है, आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में भी हमारे मैच द कॉलम दिए हैं। बहुत आसान सवाल हैं, अगर हम पढ़ लेते हैं, कोई चीज़ याद कर लेते हैं तो वो आसान लगने लगता है। होप आपको भी आसान लग रहा होगा, इतनी प्रिपरेशन तो आपकी हो गई होगी। ब्राह्मण समाज किससे रिलेटेड है? राजा राम मोहन रॉय से, तो ए हो गया। विडो रीमैरिज की बात MG रानाडे ने टेक्स्ट ऑफ हिंदू लॉ में बात करी है, जो इन्होंने बुक लिखा है। कंट्रीज फर्स्ट स्कूल फॉर गर्ल्स सावित्रीबाई फूले ने खोला है, और एंटी कास्ट मूवमेंट किसने चलाया था इनमें से? ज्योतिबा फूले ने। तो इनका आप कॉम्बिनेशन देख लेना कौन सा बनता है। ए हमारा कहाँ गया? A2 B1, A2 B1, और सी है हमारा 4, A2 B1 C4। तो आंसर हमारा बी होगा। ठीक, नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में हमसे क्या पूछा जा रहा है? द लीगल प्रोविजंस अगेंस्ट वायलेंस एंड ह्यूमिलिएशन टू दलित। कौन सा एक्ट है जहां पर स्पेशल ट्रीटमेंट रिकॉग्नाइज हुआ था फॉर STs एंड SCs? तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। देखो कहां पर है? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। तो आंसर इज ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 9 में हमसे क्या पूछा जा रहा है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज ना
इज नॉट द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ कास्ट, कास्ट का कैरेक्टरिस्टिक इसमें से नहीं है। बच्चों जब आप क्वेश्चन पढ़ोगे तो इनकरेक्ट, करेक्ट, नॉट, डज, ये अच्छे से क्वेश्चन को ध्यान से देखकर पढ़ना, क्योंकि ओवर एक्साइटमेंट में आप लोग क्या करते हो, आता हुआ क्वेश्चन गलत कर देते हो। अब यहाँ पे देखो, सोशल एंड रिलीजियस हायरार्की होती है, सेगमेंटल डिवीजन ऑफ सोसाइटी होता है, और अनरेस्ट्रिक्टेड चॉइस ऑफ ऑक्यूपेशन ये तो नहीं होता। जो मतलब जो बंदा जो काम करना चाहे वो कर सकता है, इतना फ्रीडम कास्ट सिस्टम में नहीं होता। ऑक्यूपेशन डिफाइन होता है ऑन द बेसिस ऑफ देयर कास्ट, जिस कास्ट से वो बिलोंग करेंगे उसी के अकॉर्डिंग वो ऑक्यूपेशन उनको दिया जाएगा। तो यहाँ पे अनरिस्ट्रिक्टेड नहीं बल्कि रेस्ट्रिक्टेड होता है, और रेस्ट्रिक्शन फीडिंग और सोशल इंटरेक्शन में होता है, तो ये भी होता है। तो हमारा आंसर क्या होगा, सी, कि ये कास्ट का एक कैरेक्टरिस्टिक नहीं है। ठीक, आगे देखो, क्वेश्चन नंबर हमारा कौन सा करने वाले हैं हम, क्वेश्चन नंबर 10 हम करने वाले हैं। 10 में हमसे क्या पूछा जा रहा है, द टर्म मैट्रिलिनियल एंड पेट्रिलिनियल। अब देखो यहाँ बात हो रही है लीनिएज की, ठीक, तो यहाँ पे क्या है, रेजिडेंस ऑफ फैमिली, यहाँ तो लोकल आ जाता है, लाइन ऑफ डिसेंट हो जाएगा, नेचर ऑफ मैरिज, स्ट्रक्चर ऑफ फैमिली, तो आंसर इज बी। आगे देखो, क्वेश्चन नंबर 11 में हमसे क्या पूछा जा रहा है, हु रोट द बुक द वेल्थ ऑफ द नेशन। तो द वेल्थ ऑफ द नेशन हमारे एडम स्मिथ ने लिखा है, और इसमें उन्होंने 2-3 कॉन्सेप्ट और डिस्कस करे थे जो हमने एनसीईआरटी में पढ़े थे। द इनविजिबल हैंड पढ़ा था, सेल्फ इंटरेस्ट पढ़ा था, लेसेस फेयर या फिर फ्री मार्केट, ये सारे कॉन्सेप्ट हमने एडम स्मिथ के पढ़े थे। अगर आपसे इनसे रिलेटेड कोई क्वेश्चन और पूछा जाता है आगे तो आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 12 देखो क्या पूछा जा रहा है हमसे, लिबरलाइजेशन कैन बी अंडरस्टूड एज, लिबरलाइजेशन से हम क्या समझते हैं, फ्री फ्रॉम ऑल रेगुलेशंस या फ्री फ्रॉम गवर्नमेंट रेगुलेशंस, जहां पर प्राइवेटाइजेशन आ जाता है हमारा और मार्केटाइजेशन आ जाता है। तो आंसर इज ए, लिबरलाइजेशन से हम प्राइवेटाइजेशन और मार्केटाइजेशन समझते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 देखो बच्चों, क्वेश्चन नंबर 13 में हमसे क्या पूछा जा रहा है, जल्दी देखो, अदर बैकवर्ड क्लास रेफर्स टू। तो अदर बैकवर्ड क्लास से हम क्या समझते हैं, अदर बैकवर्ड क्लास हमारे सोशली और एजुकेशनली बैकवर्ड क्लास को कहा जाता है। अब ऑप्शन में देखो ऐसा कोई दिया है तो हमारा ए ही दिया हुआ है, सोशली एंड एजुकेशनली बैकवर्ड क्लास को ओबीसीज कहा जाता है या फिर अदर बैकवर्ड क्लास कहा जाता है। आपको याद रखना है डोमिनेंट कास्ट कौन से होते हैं, हु हैव पॉलिटिकल पावर और इकोनॉमिकल पावर, जिनके पास बहुत सारा पैसा होता है, जिनके पास बहुत जो पॉलिटिकल पावर और अथॉरिटी होती है वो डोमिनेंट कास्ट होता है। ठीक है, जैसे कि यहाँ लिखा है देखो, इकोनॉमिकली एंड पॉलिटिकल पावरफुल क्लासेस क्या है हमारे, डोमिनेंट कास्ट। ये तो ओबीसीज हमारे क्या है, सोशली एंड एजुकेशनली बैकवर्ड क्लास को ओबीसी कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 14 देखो जल्दी से, थर्ड जेंडर पूछ रहे हैं, फिर से मैच द कॉलम दे दिया, लिस्ट 1 और लिस्ट 2। तो लिस्ट 1 में थर्ड जेंडर कौन होते हैं इसमें से, सेपरेशन ऑफ रेसेस हमारा अपार्थीड होता है। सोशल कैटेगरी ऑफ पर्संस हु आर नीदर मेल नॉर फीमेल, तो हमारा थर्ड जेंडर हो गया। कन्वर्जन ऑफ जेंडर स्टेटस ऑफ बॉडी इनटू अपोजिट जेंडर बाय चॉइस, तो ये हमारा ट्रांसजेंडर हो गया। और इंडिजिनस पॉपुलेशन आइडेंटिटी स्ट्रगल्स हमारे आदिवासी के साथ चलते हैं। तो इनका कॉम्बिनेशन जल्दी से देखो कहाँ बन रहा है, ए 2 पे जाता है, बी 1 पे जाता है, तो ए 2 और बी 1, सी हमारा 4 है और डी 3, तो आंसर इज ए। ठीक, इस तरह से आपको कॉम्बिनेशन बनाने हैं। बच्चों आप लोग डिटेल्ड में अच्छे से नहीं पढ़ोगे ना, तो जब तक ये कॉम्बिनेशंस वाले क्वेश्चन, मैच द कॉलम, ये नहीं कर पाओगे, क्योंकि इसमें 4 से 5 सवाल एक साथ डाल के दे देते हैं। यहाँ पे ये लोग दिमाग चला देते हैं कि अलग अलग पूछेंगे तो क्वेश्चन नंबर्स चले जाएंगे हाथों में से। तो क्या करते हैं, मैच द कॉलम में ज़्यादा से ज़्यादा आपसे क्वेश्चन पूछने के चक्कर में 4 से 5 कॉम्बिनेशन बना के या कैटेगरीज बना के दे देते हैं, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन पूछ पाएँ। और ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन के आंसर करने के लिए आपको ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ना भी पड़ेगा, तो ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ लो। अब ज़्यादा बात नहीं करते हैं, क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 में हमसे क्या पूछा जा रहा है, द टर्म दैट लिटरली मीन्स प्री जजमेंट। प्री जजमेंट से हम क्या समझते हैं, वेट, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 15 में देखिए, फिर से देखते हैं,
The term that literally means prejudgment, that is an opinion formed in advance of any familiarity with the subject. अब prejudgment से हमारे क्या समझ में आ रहा है कि हमने पहले से अपना एक प्रीजजमेंट बना रखा है किसी के लिए, हम पहले से सोच के बैठे हैं कि वो बंदा, जैसे हमने किसी मोटे इंसान को देख लिया, कोई फैट है, ठीक, बॉडी शेमिंग नहीं करनी है, सिर्फ समझाने के लिए एग्जांपल दे रही हूँ कि कोई इंडिविजुअल फैट है, अब हम क्या सोच के बैठेंगे, बहुत खाता होगा ये, क्या पता खाता है नहीं खाता, कोई बॉडी डिजीज़ है उसको या कोई जीन्स डिजीज़ है, ऐसा कुछ भी ज़रूरी थोड़ी है कि खाना खाने से ही मोटे हो जाते हैं, कुछ हार्मोनल इश्यूज़ भी हो सकते हैं, है ना, ये चीज़ें होती हैं। तो आपका इसमें क्या होगा, प्रेजुडिस, पहले से ही एक ओपिनियन बना के रख लेना लोगों के लिए और फिर उसके आगे ले जाना। क्वेश्चन नंबर 16 में देखो हम क्या पूछा जा रहा है हमसे, लिस्ट 1 और लिस्ट 2 फिर से दे दिया भाई, ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन पूछने की टेक्निक, निंजा टेक्निक। स्त्री पुरुष तुलना किसने लिखा है, ये बुक्स के नाम दिए हैं, यहाँ ऑथर्स दिए हैं, आपको मिलाना है कौन सा बुक किसने लिखा है। तो स्त्री पुरुष तुलना हमारा ताराबाई शिंदे, ठीक, जल्दी से लिख लो। बी 3 सरमन्स ऑन ह्यूमन नेचर किसने लिखा है, बिशप जोसेफ ने लिखा है, तो बी यहाँ आ गए। सुल्ताना ड्रीम्स हमारे बेगम रुकैया हुसैन और शखावत भी है, ऐसा कुछ इनके नाम में, ठीक है, तो सी हमारा 4 पर आ गया। और द टेक्स्ट ऑफ द हिंदू लॉ हमारा MG रानाडे आ गया। और इससे ऊपर भी एक क्वेश्चन पूछा गया था, विडो रीमैरिज की बात किसने करी है, तो MG रानाडे ने टेक्स्ट ऑफ द हिंदू लॉ में ही बात करी है। तो MG रानाडे से इन्होंने 2 क्वेश्चन बना के हमसे पूछ लिए। क्वेश्चन नंबर 17 देखो, क्वेश्चन नंबर 17 में हमसे क्या कहा जा रहा है, इंडियन नेशनलिज्म इज इंक्लूसिव, इंडियन नेशनलिज्म क्या रिप्रेजेंट करता है, तो देखो इंक्लूजन की बात कर रहा है ये, है ना, इंक्लूजन की बात कर रहा है, तो सबको एक साथ लेकर चलने की बात कर रहा है। हमारी इंडियन सोसाइटी क्या है, प्लूरैलिटी को रिप्रेजेंट करती है, कल्चरल डाइवर्सिटी को रिप्रेजेंट करती है। तो इंडियन नेशनलिज्म इंक्लूसिवनेस में क्या रिकॉग्नाइज कर रही है, डाइवर्सिटी को। और ये हमारा बहुत अच्छा एग्जाम्पल भी है किसका, कल्चरल डाइवर्सिटी का क्या एग्जाम्पल है, हमारा इंडियन नेशनलिज्म बहुत अच्छे से रिप्रेजेंट करते हैं हर डिफरेंट रिलीजन, डिफरेंट रीजन, डिफरेंट कास्ट के लोग, ग्रुप के लोग सब एक साथ मिलकर रहते हैं। क्वेश्चन नंबर कौन सा हुआ हमारा 18 में देखो क्या पूछा जा रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट, ठीक है, ये ऐसे सवालों को बहुत ध्यान से पढ़ना है, तो जल्दी से ऑप्शंस पढ़ो, देखो कौन सा गलत है। देयर इज सेपरेशन ऑफ रिलीजियस एंड पॉलिटिकल अथॉरिटी इन वेस्टर्न सेक्युलरिज्म, ऐसा तो कुछ होता नहीं है, आपको लगता है, पढ़ के बताओ जल्दी से। देयर, और नेक्स्ट क्या है, इन इंडियन कंटेक्स्ट सेक्युलरिज्म गोज हैंड इन हैंड विद communalism, secular Indian state respect all religions, a secular state does not favor any religion, तो not correct हमारा ये हो गया, ठीक। क्वेश्चन नंबर 19 में हमें क्या आंसर करना है, जल्दी से क्वेश्चन पढ़ो फिर उसका आंसर करते हैं। क्या पूछा जा रहा है, कम्युनिटी आइडेंटिटी इज बेस्ड ऑन, तो कम्युनिटी आइडेंटिटी से हम क्या समझते हैं, कम्युनिटी आइडेंटिटी अस्क्रिप्शन बेस्ड होता है, बर्थ बेस्ड होता है, हमारा उसमें कोई अचीवमेंट नहीं होता, हमारा कोई चॉइस नहीं होता। अगर मैं मुस्लिम कम्युनिटी में पैदा हुई हूँ तो ये अस्क्रिप्शन बेस्ड है, कोई सिख कम्युनिटी में पैदा हुआ है तो ये अस्क्रिप्शन बेस्ड है, अगर कोई केरला में बॉर्न हुआ है तो वो अस्क्रिप्शन है कि वो क्या साउथ इंडियन कहलाया जाएगा, अगर कोई नॉर्थ इंडिया में बॉर्न हुआ है तो वो नॉर्थ इंडियन कहलाया जाएगा। तो ये सब क्या है, हमारे बर्थ एंड बिलोंगिंगनेस से रिलेट करते हैं, बर्थ एंड बिलोंगिंगनेस। तो आपका आंसर कम्युनिटी आइडेंटिटी से बर्थ एंड बिलोंगिंगनेस याद करनी ही चाहिए या याद होना चाहिए, इसमें कोई चॉइस का ऑप्शन नहीं होता, आपके हाथ में नहीं होता कि आपको दिल्ली में पैदा होना है या आपको मुंबई में पैदा होना है, ठीक है, इवन आपके पेरेंट्स के हाथ में भी नहीं होता। हाँ, मेडिकल चॉइस कर सकते हैं वो कि कौन से सिटी में जाना है, कौन सा मेडिकल लेना है, वो सब चीज़ें, ठीक। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है, 20 क्वेश्चन में हमसे क्या पूछा जा रहा है, आइडेंटिफाई द करेक्ट स्टेटमेंट। अब देखो बच्चों यहाँ नॉट नहीं है, करेक्ट स्टेटमेंट हमें देखना है। ड्यूरिंग इमरजेंसी पीपल एक्सपीरियंस अथॉरिटेरियन रूल, ये सच बात है, अथॉरिटेटिव रूल था, जिसका मन चाह रहा था वो कर रहा था, उठाकर लेके जा रहा था, जिसमें से हमने एक एग्जाम्पल तौर पे समझना चाहें तो
क्या हुआ था, फोर्स स्टेरलाइजेशन का प्रोसेस हुआ था, है ना, जिसमें मेन और विमेन को पकड़ के लेके जाया जा रहा था। ये सारी चीज़ें हमारे एनसीईआरटी में एग्जाम्पल दिया है, तो ये ट्रू स्टेटमेंट है। ड्यूरिंग इलेक्शन इमीडिएटली आफ्टर द इमरजेंसी पीपल वोटेड ओवरवेलमिंग फॉर कांग्रेस पार्टी, सिविल लिबर्टीज ऑफ पीपल रिमेन अनअफेक्टेड ड्यूरिंग द इमरजेंसी, और प्रेस वॉज गिवन फ्रीडम ऑफ स्पीच, ऐसा कुछ भी नहीं था, सब कुछ बंद कर दिया गया था, है ना, किसी को कोई फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन और फ्रीडम ऑफ स्पीच नहीं दिया गया था। क्वेश्चन नंबर 21 देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट संस्कृताइजेशन। संस्कृताइजेशन से हम क्या समझते हैं, व्हेन द लोअर कास्ट पीपल ट्राई टू इमिटेट द लाइफस्टाइल ऑफ द अपर कास्ट, जब कोई लो कास्ट का बंदा अपर कास्ट के बंदे का लाइफस्टाइल कॉपी करना शुरू कर देता है तो क्या करते हैं, उसको संस्कृताइजेशन बोलते हैं। तो अब यहाँ पे देखो क्या है जो संस्कृताइजेशन को रिप्रेजेंट नहीं कर रहा या रिफ्लेक्ट नहीं कर रहा, एग्जैजरेट सोशल मोबिलिटी करता है, कोई बंदे ने लोअर कास्ट ने या क्लास ने लाइफस्टाइल ऑफ द अपर कास्ट को इमिटेट कर लिया तो सोशली मोबल तो हो जाएगा वो, है ना। उसी के साथ इम्प्रूव पोजिशनल स्टेटस, ये भी हो जाएगा। कोई बंदा है लोअर क्लास का, वो अच्छे से एजुकेशन को एक्वायर कर रहा है, हाईली एजुकेटेड हो गया है, तो उसकी पोजीशन चेंज हो जाएगी। तो हमने एग्जांपल लेक्चर्स में बहुत दिए हैं कि स्वीपर का बेटा है, रिक्शा पुलर का बेटा है, वो इंजीनियर, डॉक्टर, प्रोफेसर बन जाता है, तो वहाँ पे सोशल मोबिलिटी देखने को मिलती है और उसका पोजीशन भी इम्प्रूव कर जाता है। अब यहाँ बोल रहे हैं रेस्ट ऑन प्योरिटी एंड पॉल्यूशन, तो ये गलत है। ये हमारा किसके लिए जाता है, ये हमारा इंडियन कास्ट सिस्टम के लिए जाता है, जहां पर हम अपना प्योरिटी एंड पॉल्यूशन का एक बेसिक फीचर भी पढ़ चुके हैं अच्छे से। और देखो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 22 में हमसे क्या पूछा जा रहा है, कॉलोनियलिज्म हैड अ डीप इम्पैक्ट ऑन स्ट्रक्चर ऑफ द इंडियन सोसाइटी, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू। अब देखो यहाँ पर क्या पूछ रहे हैं, नॉट ट्रू अबाउट कॉलोनियलिज्म। तो फर्स्ट देखो, ब्रिटिशर्स इन्फर्ड विद इंडियन मार्केट टू इंश्योर ग्रेटर प्रॉफिट, हाँ वो अपना बड़ा करना चाह रहे थे, प्रॉफिट को बहुत ज़्यादा फैलाना चाहते थे। दे ऑल्टर्ड द वे ऑफ प्रोडक्शन, हाँ बहुत सारे प्रोसेसेस से क्या करते थे, वो अपने प्रॉफिट मेकिंग करना चाहते थे, अपने बिजनेस को एक्सपेंड करना चाहते थे। और उन्होंने फॉरेस्ट एक्ट, फॉरेस्ट पॉलिसी भी लगाया था अपने प्रॉफिट के लिए, रेलवे को जब इंट्रोड्यूस करा था। लास्ट क्या कह रहे हैं कि दे बेनिफिट फ्रॉम कंटिन्यूस फ्लो ऑफ ट्रिब्यूट विदाउट इंटरफेरेंस, तो ऐसा तो है ही नहीं कि विदाउट इंटरफेरेंस। कॉलोनियलिज्म के टाइम पर कुछ ऐसा होता था, हर चीज़ में ब्रिटिशर्स का इन्वॉल्वमेंट होता था। तो यहाँ पर हमारा आंसर जो होगा, ऑप्शन जो होगा वो डी होगा। ठीक, क्वेश्चन आगे देखिए, आगे हमसे क्या पूछा जा रहा है, क्वेश्चन नंबर 23, cities play a key role in economic systems of the empire, which of the following is not one of them। अब यहाँ पर भी not है, ठीक, क्वेश्चन अच्छे से पढ़ना है। goods can be cheaply imported, true। concrete expression of global capitalism, true। link between margins of colonized India and Britain, true। to maintain the traditional values, ऐसा कुछ नहीं हो रहा था, ब्रिटिशर्स को कोई फ़र्क नहीं पड़ता था आपके ट्रेडिशनल वैल्यूज सिक्योर हो रहे हैं या पॉपुलेटेड एक्सप्लॉइट हो रहे हैं, है ना, उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता था। तो आंसर हमारा क्या होगा इस क्वेश्चन में, डी होगा, ये करेक्ट स्टेटमेंट नहीं है। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 24, द फर्स्ट सोसाइटी टू अंडरगो इंडस्ट्रियलाइजेशन, कौन सा सोसाइटी था जहाँ पर इंडस्ट्रियलाइजेशन का प्रोसेस हुआ था, तो ये चैप्टर में हमने इन डिटेल पढ़ा है, ब्रिटेन में हुआ था, ब्रिटेन के बाद फिर यहाँ पर हुआ था, ये सारी चीज़ें थी। ठीक, आगे देखिए क्वेश्चन नंबर हमारा 25, हमारा लास्ट क्वेश्चन है आज के वीडियो में। क्या पूछा जा रहा है, अ प्रोसेस ऑफ डिक्लाइन इन द इन्फ्लुएंस ऑफ रिलीजन्स इज कॉल्ड, प्रोसेस ऑफ डिक्लाइन ऑफ इन्फ्लुएंस ऑफ रिलीजन पूछा जा रहा है। तो ये हमने बहुत अच्छे से पढ़ा हुआ है, कम्युनलिज्म में पॉलिटिकल आइडियोलॉजी को लेकर जाते हैं, मॉडर्नाइजेशन में ट्रेडिशनल प्लस मॉडर्निटी हम लेकर चलते हैं, रीजनलिज्म में हमारे पर्टिकुलर रीजन टू रीजन की कंसंट्रेशन लेके चलते हैं, सेकुलराइजेशन ऐसा प्रोसेस है जिसमें कहा जाता है कि रिलीजन का इन्वॉल्वमेंट नहीं होता, फ्री फ्रॉम रिलीजियस आइडियोलॉजीज को प्रमोट करता है हमारा सेक्युलराइजेशन। तो आज के वीडियो में हमारे इतने ही हैं, ठीक है, और इसको हम नेक्स्ट जो हमारे 26 से क्वेश्चंस हैं, 26 से 25 तक, उसको हम अपने नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। होप आपको आपके आंसर्स मिल गए होंगे, आपको ये वीडियो भी इंफॉर्मेटिव लगा है। प्लीज़ अगर वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल। थैंक यू सो मच।